हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर 6 ऑफ सिविक्स। तो कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए जनरली, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। तो अगर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ पे सारे जो सिटीजन्स हैं, सारे नागरिक जो हैं वो फ्री हैं कि वो अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन या किसी भी प्रकार का एसोसिएशन हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो वो सेटअप कर सकते हैं। तो इसी कारण आज अगर हम देखें तो भारत में 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इतने बड़े संख्या में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनमें से बहुत ही कुछ चंद ही हैं गिने चुने जो एक्चुअली में चुनाव जीतती हैं। तो सवाल उठता है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए जनरली। कुछ कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ पे एक ही पार्टी पावर में है, जैसे कि उदाहरण के लिए चाइना हुआ, तो जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CPC जो है वो रूल करती है। और इस प्रकार के सिस्टम को हम जहाँ पे खाली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ही रूल कर रही हैं उसको हम लोग सिंगल पार्टी रूल करते हैं, सिंगल पार्टी रूल कहते हैं। ठीक है, तो जिस देश में भी एक ही पार्टी का रूल हो, सिंगल पार्टी रूल हो, वो हम क्या मानेंगे कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, राइट। वो कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं हो चुनाव, तो फिर हमेशा एक ही पार्टी को जीतना ही है। तो ऐसा कोई भी डेमोक्रेटिक रूल में इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता है। डेमोक्रेटिक रूल में कम से कम 2 पार्टीज तो होते ही हैं। सो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट देयर शुड बी 2 मेन पार्टीज, ठीक है, जो कि आपस में compete करें और इलेक्शन लड़ें, और जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके पास फेयर अमाउंट ऑफ चांस होना चाहिए कि वो कभी भी इलेक्शन जीत सकें अगर चुनाव लड़ती हैं तो। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इतनी पावरफुल है कि दूसरी पार्टी जो है वो कभी जीत ही नहीं सकती, वहाँ पे कभी फेयर इलेक्शन नहीं होता है कि दूसरी पार्टी को जीतने का मौका मिले। तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम वैसे ही देश को कहा जा सकता है जहाँ पे एटलीस्ट 2 मेन पार्टीज़ हों और दोनों चुनाव जो हैं वहाँ पे कंपटीशन होता हो, compete करते हो इलेक्शंस के लिए, और दोनों ही पार्टी के पास फेयर अमाउंट ऑफ चांस हो कि वो चुनाव जीत पाएँ। वैसे सिस्टम को ही हम बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चुनाव हुए हैं। तो कुछ देश होते हैं जहाँ पे जनरली 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो उदाहरण के तौर पे हमने देखा है USA में जहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स होते हैं। वैसे UK में भी टोरीज और लेबर पार्टी है, 2 पार्टी सिस्टम है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। जब वैसी स्थिति आती है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में compete करते हैं पावर के लिए, और 2 से अधिक पार्टी जो है उनके पास चांस होता है कि वो आइदर अपने बलबूते पे या अलायंस के जरिए गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएँ। तो उस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम अगर हम देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करने वाला कंट्री है। तो यहाँ पे जो 2 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है कोलिशन और अलायंस। कोलिशन किसे कहते हैं हम लोग? कोलिशन गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो वहाँ पे जब कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, और अलायंस क्या होता है? जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज एक मल्टी पार्टी सिस्टम में जो हैंड मिलाते हैं, ज्वाइन हैंड करते हैं या साथ में आते हैं इस पर्पस से कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, और अगर जीतते हैं तो पावर में आके अलायंस
तो वो पावर भी साथ में शेयर करेंगे। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग अलायंस कहते हैं या एक फ्रंट कहते हैं। भारत में अभी तक अगर हम देखें तो 3 मुख्य अलायंसेस जो हैं वो फॉर्म हुए हैं 2004 के चुनाव के बाद से। 2004 में बीजेपी की लीडरशिप में बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया था, जिसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थे वो पार्टनर पार्टीज़ थे, और उस अलायंस का नाम एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया था। उसके बाद जब 2009 के चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी, लेकिन उसके पास अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं था, तब भी उन लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला के एक अलायंस बनाया था या कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। इस अलायंस का नाम जो रखा गया था वो यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस थी, और ये जो है ये 2 बार पावर में रही है। तो इसे हम लोग अलायंस सिस्टम कहते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे देशों में क्या होता है कि खाली 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और वो साथ में चुनाव लड़ती हैं, या मतलब साथ में कॉम्पीट करती हैं पावर में आने के लिए, है ना। इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, तो सॉरी 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। और हमारे देश में जहाँ पे 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव लड़ती हैं और एक्टिव रहती हैं, उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम हो गया, जहाँ पे 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो साथ में इलेक्शन लड़ रही होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनरली सारे पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे देश का, वो ही हमारे देश में इलेक्शन करवाता है, और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन ही देखती है, राइट। तो किसी भी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे देश में अभी 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली में किसी भी देश के अंदर में होनी चाहिए, है ना। क्या मल्टी पार्टी सिस्टम में, जैसे कि हमारे देश में 3 दफ़े गवर्नमेंट जो बनी है, उसके क्या इश्यूज़ रह रहे हैं जो हमें, जिसके बारे में सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक बहुत ही मेसी सिचुएशन हो जाती है ना, जहाँ पे जो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होते हैं, उनके जो प्लान्स होते हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है, वो सारे वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके भी अपने मैनिफेस्टो होते हैं, है ना। तो जनरली इस प्रकार के गवर्नमेंट में वो सारे काम जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही मेसी सिचुएशन क्रिएट करता है किसी भी देश के लिए। लेकिन अगर हम देखें, जो ये पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप है, ये जनरली ऐसा नहीं है कि किसी ने खुद डेवलप किया है। जनरली ये किसी भी देश का जो कल्चर है, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जो सोशल कंडीशन है, उसके कारण ही वो खुद ब खुद इवॉल्व होता है इस प्रकार का सिस्टम। तो हमारा जो देश है वहाँ पे इतने सारे राज्य हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, तो उसके कारण ही ऐसा हुआ है कि
हमारे देश में जो है वो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो फॉर्म हुए हैं और अलग अलग स्टेट्स में वो जीत भी रहे हैं। तो अगर हम देखें डेमोक्रेसीज़ को, तो जनरली एक फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका या तो वो सारे स्टेट्स में वो एक्टिव होती हैं, चुनाव लड़ रही होती हैं, या तो वो सिर्फ किसी एक राज्य के लिए ही वो एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने जैसे देश हैं उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लासिफाई करने के लिए भी अलग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है ना। तो जनरली वो पॉलिटिकल पार्टी जो एक से अधिक राज्य में चुनाव लड़ रही होती हैं या फिर वो पावर में होती हैं, हम लोग उन्हें नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। और वैसे पार्टी जो सिर्फ एक राज्य में या एक स्टेट पे ही एक्टिव हैं वो स्टेट पार्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो कमिंग टू नेशनल पार्टीज़, वैसे वाइड पार्टीज़ है ना जो एक से अधिक राज्य में एक्टिव हैं उनको हम लोग नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। और इस प्रकार के जो पार्टीज़ हैं जिन्हें नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है वो जनरली जो भी उनके पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी डिसाइड होता है वो नेशनल लेवल में ही डिसाइड होता है और बाकी राज्यों में भी उसी के अंतर्गत ये पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीजेपी है तो वो भले ही हर राज्य में उसके अपने पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो भी नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम डिसाइड किए जाते हैं उसी के अंतर्गत ही बाकी स्टेट्स में जो उनके स्टेट यूनिट हैं वो फंक्शन करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स हैं जो कि वो स्टैब्लिश्ड या बड़े पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के तरफ से मिलती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखे जाए तो पहला जो प्रिविलेज दिया जाता है बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के तरफ से वो है एक यूनिक सिंबल, है ना। एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ग्रांट किया जाता है और उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जितने भी कैंडिडेट